गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 9th क्लास। आज हम एसएसटी के इकोनॉमिक्स से चैप्टर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था खाद्य सुरक्षा क्या है और खाद्य सुरक्षा क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज भारत में खाद्य सुरक्षा, बफर स्टॉक और सार्वजनिक प्रणाली। ठीक है, कि खाद्य सुरक्षा में सार्वजनिक प्रणाली क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा कि 70 के दशक में के आरंभ में हमारी सरकार के द्वारा बहुत प्रयास किए गए कि कैसे हम हमारे यहाँ पर कृषि को और उन्नत बना सके। तो इसीलिए हरित क्रांति, जो कि हमारे सरकार का एक बहुत अच्छा उदाहरण या फिर बहुत हमारी कृषि का एक बहुत अच्छा सफलता जो हम लोगों ने देखी, तो उसके हरित क्रांति के जो आने के बाद भी मौसम की जो विपरीत दशाएं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। कि हमारे यहाँ पे अब आप जानते हो कि कृषि, हम भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे सभी नागरिक जो है पूर्णतः कृषि के ऊपर निर्भर है। तो यहाँ पे कृषि को अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पे अलग अलग तकनीकों का यूज कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो यह है कि मौसम भी तो है हमारी कृषि को उपजाऊ बनाने के लिए आवश्यक है। तो विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। कि हमारे यहाँ पे हरित क्रांति जब हुई थी, तो यहाँ पे जो जो मौसम की स्थिति थी उसके दौरान भी फिर भी वहाँ अकाल नहीं पड़ा। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। कि जिस तरह से यहाँ पे हरित क्रांति और उसमें उत्पन्न होने वाले, उसमें प्रयोग में लाए जाने वाले समस्त साधनों का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने यहाँ पे कृषि को और उन्नत बनाने के प्रयास किए हैं। और इसी के दौरान उन्होंने क्या है, जो उससे पैदावार उत्पन्न होती थी, जो खाद्यान्न हम लोगों को मिलते थे, उससे क्या हो गया कि यहाँ पे समस्त ग्रामीण वासियों को अपने आत्मनिर्भरता होने का प्रमाण भी मिला है। सरकार के द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम की स्थितियों के कारण अनाज की उपलब्धता और सुनिश्चित हो गई है। कि यहाँ पे अनाज की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया गया है कि किस तरह से यहाँ पे हमें अपने खाद्यान्नों का व्यवस्थित तालमेल बिठाना अनिवार्य है। इस व्यवस्था के दो घटक हैं, बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। कि हमारे भारत में खाद्य सुरक्षा के जो दो घटक बनाए गए हैं, पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक प्रणाली। कि किस तरह से यहाँ पे उस प्रणालियों का प्रयोग करके हम अपने यहाँ पे इसको पूर्णतः भारत में खाद्य सुरक्षा ला सकते हैं। पहला है बफर स्टॉक। क्या है कि बफर स्टॉक जो है भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार के द्वारा अधिप्राप्त, जैसे कि जो अनाज उन किसानों के बाद में अपने में इस्तेमाल के बाद में जो बचता है, फिर वो सरकार के द्वारा मंडियों में बेचते हैं। तो जो सरकार उन अनाज को खरीदती है, तो वो अनाज गेहूं चावलों का एक भंडार है, बफर, जिसको बफर स्टॉक कहा जाता है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले ही घोषित कीमतें दी जाती है। कि सरकार क्या करती है, जैसे कि गेहूं की फसल की इतनी और चावल की फसल की इतनी, तो वो कीमत जो होती है उनकी कीमतों को वो क्या करते हैं, तय कर देते हैं। तो उसी के अनुसार वो उनको उस कीमत पर उनको देते हैं। इन मूल्यों को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्पित कीमत की घोषणा करती है और खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। कि सरकार जब फसल तैयार होती है तो वहां पे एक कीमत तय कर देती है और उसी कीमत पर भी सरकार को वो अनाज बेचने के लिए उनके पास में जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? कि हमारी सरकार के द्वारा बफर स्टॉक प्रणाली को क्यों किया गया या क्यों इसका इस्तेमाल किया गया? क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ पे कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें हम लोगों के अनाज नहीं मिल पा रहा है, तो वो इन्हीं बफर स्टॉकों के माध्यम से लोगों को अनाज पहुंचाने का काम भी करती है। कि ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों के बाजार में कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए भी किया जाता है। कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं,
जिनके पास में खेत वगैरह तो वो फसल नहीं करते, तो उनके पास में खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होते, तो सरकार क्या होती है, ऐसे निम्न व्यक्तियों को अनाज पहुंचाने का कार्य भी इस बफर स्टॉक के माध्यम से करती है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं और ये खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्याओं को हल करने के लिए भी की जाती है। आप सबको बफर स्टॉक समझ में आ गया कि बफर स्टॉक क्या है, कि बफर स्टॉक किसानों के से सरकार के द्वारा एक निम्न कीमत पर या फिर एक निश्चित कीमत पर उसको खरीदना, ताकि अन्य जैसे कि अकाल के समय या आपदा के समय या फिर गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए राशन के द्वारा उनको उपलब्ध कराना, तो इन सभी के द्वारा समस्त जनताओं तक इस कार्य को पूर्ण करना। ठीक है, ये था बफर स्टॉक। अब आता है सार्वजनिक प्रणाली कि भारतीय खाद्य निगम के द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के सभी गरीब वर्गों में वितरित करती है। कि सरकार जो क्या करती है, जो अनाज किसानों से प्राप्त किया बफर स्टॉक के रूप में उन्होंने अपने पास में संग्रहित किया, उस अनाज को फिर वो निम्न व्यक्तियों तक राशन की दुकानों के माध्यम से वो उनसे लेते हैं। जैसे कि जो अनाज 20 रुपए किलो मिलना चाहिए था वो उनको 4 रुपए किलो में मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, एक कीमत तय करके वो उनसे भी पैसे लेते हैं ताकि वो उन तक भी वो अनाज कम कीमत पर पहुंचा सके। माध्यम से करें तो इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, क्योंकि यही सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्वजनिक की लोगों तक, वहां लोगों को किस तरह से अनाज पहुंचाते हैं, तो ये प्रणाली जो होती है इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। जब अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों, शहरों में राशन की दुकानें हैं, देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें, कि हमारे पूरे भारत में 5.5 लाख दुकानें हैं जो राशन की हैं, जो गरीब लोगों तक अनाज पहुंचाने का कार्य करती हैं। जिन्हें राशन की दुकानों में जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्य पदार्थ, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल भंडार होता है, तो ये सभी राशन की दुकानों के माध्यम से उनको पहुंचाया जाता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेच जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रतिमाह इसकी एक अनुबंधित मात्रा, जैसे कि 35 किलो अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल और 5 किलोग्राम चीनी जो उनको मिलती है, निकटवर्ती राशन की दुकानों से वो खरीद सकते हैं। इससे ज्यादा उनको नहीं मिलेगा। एक सरकार के द्वारा एक निश्चित राशि या निश्चित सीमा पर ही अनाज उनको उपलब्ध कराया जाता है। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई थी। कि सरकार को क्यों आवश्यकता पड़ी कि हमें राशन बनाना चाहिए, राशन के द्वारा लोगों तक अनाज पहुंचाना चाहिए। जब बंगाल में अकाल पड़ा था 1940 के दशक में, जब उनको महसूस हुई कि कैसे हम जनता तक इस कार्य को पूर्ण कर सके, तो राशन के माध्यम से ये कार्य पूर्ण किया जाना शुरू किया। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। कि वापस 60 के दशक में प्रणाली शिथिल होकर भी इसको वापस पुनर्जीवित किया गया। गरीबी के उच्च स्तरों का ध्यान रखते हुए 70 के दशक के मध्य NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंशेपर के कार्यक्रम प्रारंभिक किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फिर है एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले में उनको अनाज देना। इन वर्षों के नए कार्यक्रम शुरू किए गए कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक अनाज का पहुंचाने का कार्य भी पूर्ण किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें से स्पष्ट रूप जो है वो खाद्य भी है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली से दोपहर का भोजन आदि विशेष खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम है। अधिकतर PAP भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं। ठीक है, अब है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है, कि आज वर्तमान में कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो ऐसे कार्यक्रम चलाए गए थे उन कार्यक्रमों की स्थिति में क्या बदलाव आया है या क्या स्थिति और सुधरी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी,
और गैर निर्धनों के बीच में भी कोई भेदभाव नहीं किया गया था। पहले ही जब प्रणाली शुरू की गई थी तब ये प्रणाली सभी के लिए एक समान थी, किंतु धीरे धीरे उसका बदलाव किया जाने लगा और फिर ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष बनाने के लिए या अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया जाने लगा। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। इसका लक्ष्य ये था कि जो दूर दराज के जो लोग हैं या जो पिछड़े क्षेत्रों के जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उनको लाभ पहुंचाया जा सके, कि जो व्यक्ति नहीं सक्षम है कि वो खरीद सके, तो उन तक ये लाभ पहुंचाने के लिए ये प्रणाली का इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर है कि जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीबी और लक्षित सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी और ये पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए एक कीमत तय करके नीति निर्धारित की गई थी और उन्हें अपनाए जाने पर भी जोर दिया गया था। इसके अलावा 2000 में 2 विशेष योजनाएं बनाई गई थी, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना, कि इसमें इस योजनाओं में गरीबों में सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों को देखना था, कि इन योजनाओं के संचालन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क में जोड़ दिया गया और इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों का स्थिर बनाना और सामर्थ्य की कीमतों का उपयोग करना या फिर लोगों तक इस साधनों को पहुंचाना, ये इस नीति का एक उनका लक्ष्य था, ताकि लोगों तक इस चीज को पहुंचाया जा सके। ठीक है, आपका ये चैप्टर फिनिश है। आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।